हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बहुपद और द्विघात समीकरण, इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अगर प्रॉपर्ली बात करें तो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो कौन से की पॉइंट्स होते हैं जिससे कि हम बहुपद और द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अगर ये हमें पॉइंट वाइज अगर सब पता चल जाए ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ठीक बात है, वहाँ भी अगर डायरेक्टली करते हैं तो जो स्टूडेंट पढ़ रखे हैं उसके लिए आसान होता है क्योंकि हर एक पॉइंट को वो समझ पाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पढ़े तो हैं लेकिन उन्हें कम समझ में आया है, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो पढ़े ही नहीं हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब 0 to हाई लेवल हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो हमारा एम है बहुपद और द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है 0 to हाई लेवल। ओके, तो आप ये वीडियो जो है जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर। प्लीज़ शेयर जरूर करा करें, और शेयर करने के बाद चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा ये सेशन। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास दो टॉपिक है, बहुपद और द्विघात समीकरण। अगर क्लास 10th के एनसीईआरटी में देखें तो दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, बहुपद अलग है और द्विघात समीकरण अलग है। लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुपद का अगर एडवांस फॉर्म देखें तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, बहुपद का थोड़ा सा एडवांस देखें तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। अगर आप बहुपद सीखें तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो है वो द्विघात समीकरण से होता है। इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया है, बहुपद को भी और द्विघात समीकरण को भी। ओके, तो इस सेशन में हम लोग बहुपद को शुरू करते हैं। बहुपद, हम लोग वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ना कि सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए ये वीडियो नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक है, वो अलग बात है कि इसी पॉइंट पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर और 5 नंबर वाला सवाल भी बनेंगे, वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो एम है वो है ऑब्जेक्टिव। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहली बात बेसिक की बात करें तो चर कौन कौन होते हैं हमारे बीजगणित में? x, y, z, p, q, r, s। ये सब कहीं भी मिले आपको तो आप समझो ये चर होते हैं। ठीक है, चर, इनका मान जो है, चर का वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होता है। चर का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अब अचर, अचर होते हैं जैसे कोई संख्या ले लीजिए आप, कोई भी संख्या, तो वो होते हैं हमारा अचर। कभी कभी a, b, c ये भी होते हैं अचर। लेकिन जब a, b, c अचर होंगे ना, जब a, b, c अचर होगा तो आपको उस क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया जाएगा कि a, b, c अचर है। ठीक है, ए बी सी क्या है? अचर है। अब ध्यान से सुनना, चर और अचर क्या है? चर आपका ये होगा और अचर आपका कोई भी संख्या जैसे 2, 4, 6, 0, 1, 2 ये सब जो भी होगा वो संख्या है, और या फिर उसके जगह पर ए बी सी भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर इतना समझ लो, ये जो है इतना, ये हम लोग अचर की तरह कंसिडर करेंगे और ये जो होगा वो चर की तरह होगा। ओके, गुणांक, गुणांक क्या होता है? सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल को लेते हुए और समझते हुए चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं हम आपको लिख कर देते हैं 2x² तो जरा इसमें जरा समझना, ये जो बाबू ये वाला जो है ना, ये x² में x को बोलेंगे चर, और ये जो चर के साथ जो गुणा में है उसे कहेंगे गुणांक। उसे क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। उसी तरह से यहाँ गुणांक तो बाबू आपका 2 हो गया, चर आपका x है, चर कौन है? x है। ओके, और इसी तरह से अगर हम बात करें कि -7 का, तो इसमें देखो ध्यान से, तो कोई चर है क्या? इसमें नहीं है। देखो चर कौन होता है? x, y, z, p, q, r, s। क्या कोई इसमें है? जब कोई नहीं होगा तो ये आपका कहलाएगा अचर। ये क्या कहलाएगा? आपका अचर। ओके, अब नेक्स्ट देखो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको और अच्छे से समझा देते हैं। जैसे मान लो कि x² + 7 लिखा हुआ है, 7x - 2 लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये इसमें
चर आपका हो गया क्या, चर आपका है x, गुणांक तो यहां दिख नहीं रहा, तो ध्यान रखिएगा चर के साथ अगर गुणा में कोई नहीं होता है तो गुणांक हम लेते हैं 1, जब कोई नहीं होगा तो 1। यहां पर बाबू ये जो चर है, ये चर है आपका x और गुणांक जो है इसका, गुणांक जो है वो है आपका 7। और ये ध्यान से देखो इसमें, तो ये आपका है बाबू अचर पद। क्या है ये, अचर पद। क्यों बोल रहे हैं इसको अचर पद, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी चर लगा हुआ नहीं है, इसमें कोई भी चर, चर का मतलब एक्स वाई जेड ये सब कुछ लगा हुआ नहीं है, तो जिसमें जब कोई एक्स वाई जेड नहीं लगा हुआ रहता है तो उसे हम कहते हैं अचर पद। ठीक है, हम यहाँ आपको समझाना चाह रहे हैं गुणांक कैसे पता करेंगे, गुणांक। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 एंड लास्ट इज 4। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है आपका x² + 2, और अगर आपसे कोई पूछ दे कि x का गुणांक बताओ, x का गुणांक, ठीक है, तो पहले तो आप सोचेंगे कि ये क्या पूछ रहा है, x² + 2 दिया हुआ है, x का गुणांक पूछ रहा है, x तो इसमें है ही नहीं, है ना, सही बात आप सोच रहे हैं कि इसमें x है नहीं। जब x इसमें नहीं है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 0 का गुना अगर x से कर देंगे तो वो मान तो 0 ही हो जाएगा, 0 का मतलब वो वहां है ही नहीं, बात समझ रहे ना। तो जब कोई नहीं होगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x नहीं था तो उसको गुना कर दिया किसके साथ, 0 साथ। तो क्या दोनों का मान एक ही है कि अलग अलग है, सर एक ही है, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं 0 ही है। आप जरा सोचो आप, तो x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या दिख रहा है आपको, 0। तो जब कोई वहां अनुपस्थित है, जब कोई टर्म वहां अनुपस्थित है और आपको उसके बारे में पूछा जाए तो आप उसका आंसर करेंगे कितना, गुणांक उसका 0। गुणांक समझ लो सर कि जो गुणा में रहेगा, चर का गुणा में, जो चर का गुणा में रहेगा उसी को हम लोग गुणांक कहेंगे। क्लियर हुआ ये बात। तो हम लोग चर, अचर और गुणांक, ये 3 चीज सीखे। अब आगे आप नोट करते जाना इसे। पद सिर्फ समझा रहे हैं, देखो क्या होगा। जैसे ये लिखा हुआ है 2x²। अच्छा, पद के पहले एक और टर्म समझा देते हैं, घात। घात, चर के घात, जैसे कि यहां पर अगर ये चर है, चर हमारा क्या है यहां पर, x, तो x का घात कितना बोलिएगा आप, x का घात आप बोलिएगा 2। कितना बोलिएगा आप, 2। उसके बाद अगर x³ का पूछे तो x³ का घात जो होगा यहाँ पर, या x का घात जो होगा वो कितना हो जाएगा, घात आपका 3। उसी तरह से एक और एग्जांपल लें, 3x²। तो बताओ यहाँ x का घात क्या है, तो x का घात आपको वही लेना है जो पावर में है। पावर में देखो क्या है, पावर में 2 है, तो पावर में 2 है तो घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो हो गया घात। अब पद, जैसे कि मान लीजिए कभी लिखा हुआ है 2x², कभी लिखा हुआ है 2x² + 2x, कभी लिखा हुआ है 3x² + 2x + 1। ये लिखा हुआ है, 3 तरीके से लिखा हुआ है। या चौथा मान लीजिए आप ये भी लिखा हुआ है कि -7, ये सब लिखा हुआ है। तो अब जरा इसमें सोचना है आपको कि ये पहले इसमें पद कितने हैं, तो पद है बाबू 1। पद कितना है इसमें, 1, यही आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इसमें पद कितने हैं, 1। इसमें कितने पद हैं, तो 2 पद है, देखो ये एक और ये दूसरा। 2 पद हमेशा प्लस और माइनस से अलग होता है एक दूसरे से। तो यहाँ प्लस है बीच में, तो दोनों अलग अलग पद हुआ, ये आपका पहला पद और ये दूसरा पद। तो कुल मिलाकर पद हैं कितने, 2 पद हैं। और इसमें अगर बात करें तो पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, ये 3 पद हैं। तो इसमें हम कहेंगे टोटल पद जो है वो है कितने, 3। जिसमें एक पद होता है उसे हम कहते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, जिसमें 2 होते हैं उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद, जिसमें 3 पद होते हैं उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद।
त्रिपदी बहुपद हो गया। इसमें भी बाबू एक ही पद है तो इसको बोलेंगे एकपदी बहुपद। इसको क्या कहेंगे? एकपदी बहुपद। तो क्लियर हो गया होगा आपको। एकपदी बहुपद केवल एक पद, द्विपदी बहुपद दो पद, त्रिपदी बहुपद तीन पद। ओके क्लियर। नेक्स्ट पद हो गया हमारा। पद आप समझ लेंगे कैसे पद निकालेंगे। अब आता है बहुपद का घात। बहुपद का घात, ठीक है, बहुपद का घात। जैसे बाबू यहां पर देखो लिखा हुआ है 2x, ठीक है, फिर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, उसके बाद एक लिखा हुआ है आपका 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ये लिखा हुआ है। ओके, इसमें देखो, इसमें तो इसमें जो चर है हमेशा घात को जो है ना, घात जब भी आप देखें तो हमेशा चर के पावर में देखा करो। तो यहाँ चर के पावर में कितना दिखाई दे रहा है? एक। कुछ नहीं रहेगा तो एक रहेगा। पावर वहां पर है, वो x है वहां पर, और उसके ऊपर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो आप कंसीडर करेंगे एक, यानी कि यहाँ पर बोलेंगे घात आपका एक है। यहाँ पर बाबू देखो जरा इसको ध्यान से। अब इसमें सर कैसे पता करें? देखो यहां पर पहले इस पद का घात बताओ एक एक करके। इस पद का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस पद का घात कितना होगा? 1 होगा। इसका, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसका क्या होगा? -1 का। तो -1 तो अचर पद है। -1 क्या है बाबू? देखो जैसे यहाँ पर -1 में कोई चर लगा हुआ है क्या? तो आप चर लगा हुआ बोलेंगे तो नहीं है वहां पर। जब चर नहीं है तो वो अचर पद होता है। ये क्या है बाबू? अचर पद। और अचर पद का घात कितना होता है? 0। आप रट लो इसे, रट लो इसे कि अचर पद का घात क्या होता है? 0 होता है। चलो एक और एग्जाम्पल इसमें दे देते हैं, -6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 या फिर पॉइंट नंबर 2 में इसका घात 2, इसका घात 1, इसका घात 0। तो सर बहुपद का घात क्या बोले? बहुपद का घात क्या बोलना है? तो बहुपद का घात यहां पर होगा वही जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है 0, 1, 2 में मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है आपको? 2। तो हम बोलेंगे इस बहुपद का घात कितना है? 2 है। क्लियर हो गया बात? उसके बाद अब इसमें आओ जरा, तो इसमें इसका कितना घात? 3, इसका कितना? 2, इसका 1, और ये अचर पद है तो घात कितना हो जाएगा? 0। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि बहुपद का घात बताओ, तो बहुपद का घात वही होता है जो सभी पदों के घात में उच्चतम मान होता है। उच्चतम मान, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे बहुपद का घात कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर हुआ ये बात? ठीक। अब ये -6 का घात हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। ये स्पेशल केस है, यहाँ पर इसे कहेंगे हम लोग अचर पद। अचर पद, और अचर पद के कारण इसमें जो घात होता है वो 0 होता है। ये डायरेक्टली याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि अचर पद का घात कितना होता है, तो आप बोलेंगे आंसर करेंगे कितना? 0 करेंगे। ओके क्लियर। अब जिस बहुपद का घात 1 होगा उसे हम रेखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। देखो कभी कभी द्विघात की जगह द्विघाती भी लिखता है। अगर शायद रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो अभी यहाँ खड़े हैं, आप जल्दी से देख लो, जो होगा वही लिख लेना, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो अब क्लियर दिख रहा होगा, इसको लिख लेना। देखो अब ध्यान से देना, यहाँ पर 2 रहेगा द्विघात बहुपद, 3 रहेगा तो त्रिघात, त्रिघात बहुपद। त्रिघात की जगह आप त्रिघाती भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो आप जान रहे हैं अचर पद है, अचर पद है, इसका घात क्या है? 0 है, ठीक है। तो ये आप ये टर्म ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर हम आपको घात बोले बहुपद का क्या है तो आप बता पाए। अब देखो आते हैं बहुपद के शून्यक के पास। बहुपद के शून्यक तो रैखिक, पहला रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? शून्यंकों की संख्या, ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। शून्यंकों की संख्या क्या होता है, पहले आप रट लो, ठीक है। रैखिक
बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है 1, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ अल्फा मानते हैं। अगर द्विघात का पूछे आपसे कि द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलेंगे, जैसे कि ध्यान रखना, जितना घात उतना ही शून्यक, जितना घात उतना ही शून्यक या शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या। ये लाइन आप ध्यान रखना, जितना घात उतना ही शून्यंकों की संख्या। रैखिक में घात कितना होता है? रैखिक में घात होता है 1, तो शून्यंकों की संख्या 1। द्विघाती बहुपद घात कितना होगा? 2। द्विघात में छुपा हुआ है, द्वि का मतलब 2, 2 घात, द्विघात का मतलब द्वि का मतलब 2 हो गया, तो बोलेंगे आप द्विघात में 2 घात होता है, और 2 घात तो 2 शून्यक को हम अल्फा कोमा बीटा, 2 शून्यक होगा, मतलब एक को हम मानेंगे अल्फा और दूसरा को मानेंगे बीटा। क्लियर हो रहा है ये बात? एक को मानेंगे आप अल्फा, दूसरे को क्या मानेंगे आप? बीटा। ओके। नंबर 3, अगर त्रिघात बहुपद की बात करें, त्रिघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या, तो ये होगा 3, एक को मानेंगे बाबू अल्फा, दूसरा को बीटा और तीसरा को गामा। ओके, तो यहां तक जो अभी किए हैं आप एक बार हट रहे हैं हम, आप पूरे को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं बहुपद पर, और वो भी बहुपद किस प्रकार का? तो द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद। शून्यक क्या होंगे? तो बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, शून्यक कहते हैं। उसे बहुपद का क्या कहते हैं? शून्यक। ठीक है, अभी सिर्फ शून्यक पढ़ रहे हैं हम लोग, शून्यक कहते हैं। ध्यान से देख लो, बहुपद में चर के जिस मान के लिए, बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसे ही बहुपद का हम शून्यक कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं। नंबर 1, जरा बताओ बाबू, यहाँ पर x+1 लिखा हुआ है, तो इसमें जरा सोच कर बताना कि x का मान हम क्या रख दें, x का मान यहाँ क्या रख दें कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो आप बोलेंगे सर x के जगह पर क्या रखें जो मान 0 हो जाए, तो हम बोलो यहाँ 1 है तो यहाँ -1 रख दें तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि इसका जो शून्यक है वो होगा -1। क्यों होगा? क्योंकि जब -1 रखिएगा तो -1 + 1 कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि शून्यक जो होगा वो -1 होगा। ठीक है, उसके बाद जरा इसके बारे में बताओ कि इसका शून्यक क्या होगा। तो इसके बारे में आप जरा सोचेंगे कि यहाँ 1 है, मान लाना है 0, तो यहाँ जब 1 है, यहाँ x के जगह क्या रखें? चर का क्या मान रखें? चर के जिस मान के लिए चर का मान क्या रखें कि ये कट के आ जाना चाहिए 0। तो सबसे पहले बाबू ये प्लस है, तो हम क्या करते हैं कि 2x + 1 = हमको कितना लाना है? 0 लाना है। तो समीकरण आप थोड़ा सा सॉल्व करना जानते होंगे, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 2 इधर गुना में तो इधर भाग में, तो x का मान क्या आ गया? -1/2। तो देखो जब आप x के जगह पर -1/2 रखिएगा तो मान 0 आ जाएगा। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा? इसका शून्यक हो जाएगा आपका -1/2।
क्यों? तो क्योंकि शून्यक यानी कि -1/2 जब x की जगह रखिएगा ना तो कट के मान आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। ठीक है, जब x की जगह कितना रख दीजिएगा, -1/2, तो इसका मान कट के आ जाएगा 0। और इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि शून्य क्या हो जाएगा, -1/2। आपको चेक करना है, चेक कर सकते हैं। देखो 2x + 1 दिया हुआ है, तो 2x के जगह पर बाबू कितना रखिएगा, -1/2। x के जगह पर -1/2, क्योंकि शून्य का आप तो यही बोल रहे हैं, +1, ये प्लस और ये माइनस गुना होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 से कट जाएगा, ये 1 आएगा, +1। आप देखो दोनों कट के क्या आ गया, मान 0। तो हम कहेंगे कि x के जगह -1/2 रखने पर मान आ रहा है 0, इसीलिए शून्यक जो होगा वो होगा -1/2। तो मतलब ये समझ लो, शून्य का सेंस समझ लो, शून्यक होता क्या है। शून्यक होता है कि बहुपद में जो x का मान होगा ना, x के जगह पर आप क्या रखें जो उस बहुपद का मान आ जाए 0, वही होगा उसका शून्य। अब सवाल ये है कि सर आप x के जगह -1/2 रखे, 0 आ गया, ठीक है, शून्य हो गया। वो कोई ऐसा होगा और कोई संख्या होगा कि उसको भी रखे तो मान 0 आ जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? संभव तो है सर कि आप जो रखें उसी पर 0 आए, जरूरी तो नहीं है, हम भी कुछ और दूसरा रख के देखते हैं। हाँ बिल्कुल कोशिश करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बाबू ये जो सवाल आपको लिखे है ना, इसमें हम बोले हैं शून्यक जो होगा वो -1/2 होगा, इसमें एक ही शून्यक है और वो यही है। इसके अलावा अगर कुछ और रखने का कोशिश भी करेंगे तो मान कभी 0 नहीं आएगा। एक ही शून्यक है उसमें और वो शून्यक है -1/2। तो सर आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं कि हाँ यही शून्यक है सिर्फ और दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा ढूंढने पर शायद मिल जाए? तो बाबू मिलेगा कहाँ से? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो बहुपद हम आपको सवाल में दिए हैं, इसमें देखो तो घात, बहुपद का घात कितना होगा, तो बहुपद का घात तो देखो, इसका घात 1 और इसका घात 0, क्योंकि ये अचर पद है, तो 1 और 0 में उच्चतम घात 1 होगा। और एक घात जिसका होता है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं, एक घात जिसको होता है उसे क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। और रेखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, एक ही तो होता है। आया समझ में? तो यहां से आपको आइडिया मिलेगा कि कितना घात उसमें हो सकता है और वहीं से पता करना है और उसी के अनुसार आपको ट्राई करना है। तो इस तरह के सवाल में आपको जांचना है कि घात कितना, घात 1 है यहाँ पर, तो घात 1 है तो घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। और रेखिक बहुपद कहते हैं तो रेखिक बहुपद का शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। 1 हम आपको दिखा दिए सामने, तो अब इसके अलावा कोई दूसरा होगा नहीं, इसलिए कोशिश करना है नहीं। चलो एक एग्जाम्पल और देते हैं, जरा इस पर जरा सोचकर जल्दी से बताना कि इसका क्या आंसर हो सकता है। इस बहुपद के शून्यक बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करें इसका आंसर। ठीक है, जल्दी सभी स्टूडेंट जितना देख रहे हैं आप स्ट्रीमिंग पर, वो सभी इसका आंसर टाइप करो कि इसका क्या शून्यक होगा। क्लियर? एक इसका टाइप करो, एक इसका, जल्दी से इन दोनों का आंसर टाइप करिए। ओके, कि इसके शून्यक क्या होंगे। ये तो बाबू क्लियर होगा कि एक ही शून्यक होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर घात बाबू इसका 1 है, इसका 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हुआ, रेखिक बहुपद हुआ, एक ही घात होगा, एक ही शून्यक होगा। यहाँ पर भी एक ही शून्यक होगा। क्लियर है? तो जो भी मान आता है उसको निकालने की कोशिश करो। कैसे निकलेगा ये? हमें 3x - 3 का मान क्या लाना है, 0 लाना है। तो यहाँ से x का मान निकाल लो आप, -3 उधर गया तो +3, 3 इधर गुना में तो इधर भाग में, तो 3 से 3 कट के मान कितना आ जाएगा, 1। तो हम बोलेंगे कि इस बहुपद का शून्यक कितना है, 1 है। अब रख के देख सकते हो, यहाँ x की जगह 1 रखिएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0। तो शून्यक जो होगा बाबू यहाँ पर, ये शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा आपका 1। यहाँ पर अगर शून्यक की बात करें तो बाबू लाना आपको मान कितना है, तो 4x - 2 का मान लाना है आपको 0। तो यहाँ -2 उधर जाएगा तो +2 बन जाएगा इधर, और ये 4 इधर गुना में तो इधर भाग में 2/4, यानी कि हम बोलेंगे कि 1/2। x का मान क्या आया, 1/2 आ गया, यानी कि शून्यक हो गया 1/2। 1/2 यहाँ रखिएगा ना तो कट के ये मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सभी अपना अपना आंसर मैच कर लो कि क्या आंसर यही है या दूसरा कुछ है। ओके, तो शून्यक रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 1। कोई एक होगा, इसमें जैसे एक ही आया है -1/2, इसमें आया है आपका ये सवाल जो है, इसमें आया 1, इसमें 1/2, इसमें आया था -1। ठीक है, तो जब भी सवाल आपको इस तरह से और दे और बोले कि शून्यक बताओ कौन सा होगा, तो आप ऐसे ही करके निकालेंगे। जो भी पूछेगा उसको 0 रख देना, जो भी पूछेगा उसको 0 रख देना और 0 करके x का मान निकालकर बोल देना कि वही उसका शून्यक है रेखिक बहुपद का। क्लियर हो गया? अब आएंगे हम लोग द्विघात बहुपद पर।
द्विघात बहुपद। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। द्विघात तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि द्विघात बहुपद ही कनेक्ट होता है द्विघात समीकरण के साथ, ठीक है। तो द्विघात बहुपद को अच्छे से समझना है आपको। देखो इसको बाबू नोट करके लिख लेना, व्यापक रूप, ठीक है। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। नंबर 1, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, और ये होता है ax प्लस b। आप बहुपद को हम लोग इस तरह से भी दर्शाते हैं कभी कभी, px बराबर ax प्लस b। दूसरा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, और ये होता है आपका px बराबर, आप इस पर ध्यान नहीं दो, इधर वाला पर ध्यान दो, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और त्रिघात का होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ये होता है आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, तो तीनों का व्यापक रूप आपको याद रखना है। पहला जो है रैखिक बहुपद, इसका व्यापक रूप क्या है आपका? व्यापक रूप है px इज इक्वल टू ax प्लस b। इसका शून्यक बाबू कितना होगा? इसका शून्यक होगा 1, और एक ही शून्यक को हम क्या बोलेंगे? अल्फा, और अल्फा का मान निकलेगा माइनस बी बटा ए से। कैसे निकलेगा? माइनस बी बटा ए से। जो ये रहेगा यहाँ पर अचर पद, माइनस बी की जगह ये मान रख दीजिएगा, और ए जो होगा वो एक्स का गुणांक होगा, वो रख देना, जो आएगा वो आपका शून्यक होगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। एक ही शून्यक होता है, ये निकालने का फॉर्मूला है। दूसरा, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। और बहुपद बाबू द्विघात का क्या होता है व्यापक रूप? ये होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके 2 शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे। एक शून्यक होगा हमारा अल्फा और दूसरा शून्यक होगा हमारा बीटा। इसके कितने शून्यक होंगे? 2। एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। अल्फा कैसे निकलेगा? तो अल्फा को निकालने का फॉर्मूला होगा हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। अभी समझ लो, आप बताते हैं सभी टर्म का मतलब क्या है। यहाँ पर प्लस लीजिएगा, प्लस में अल्फा में प्लस और बीटा में माइनस, ये लेना है आपको। इसको बाबू कहते हैं द्विघाती सूत्र। इसे क्या कहते हैं हम लोग? द्विघाती सूत्र कहते हैं। यहां पर सबका मतलब समझ लो। b क्या है? b है आपका x का गुणांक। b जो है बाबू यहां पर लिखेंगे, जहां b बराबर x का गुणांक। सवाल में जो भी बाबू आपको x का गुणांक देगा उसको लिख देना यहां पर। उसके बाद a क्या है आपका? a आपका है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद c क्या है आपका? अचर पद। c क्या होगा आपका? अचर पद होगा। सर ये d क्या है? d जो है बाबू ये d होगा आपका, इसे कहते हैं विवेचक या विविक्त कर, विविक्त कर ये कहा जाता है, ठीक है। दोनों नाम याद रखना। और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ओके, ध्यान रखना है आपको। अब 2 बाबू शून्यक होता है अल्फा और बीटा। अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा आपका माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a, और बीटा का बन जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। डी का बाबू मान पहले निकाल लेंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप जो क्वेश्चन बनाएंगे उस समय तो आपको पता भी चल जाएगा कैसे बनेगा। सो अभी आप सिर्फ समझ लो, ये फॉर्मूला याद करना है आपको। ये फॉर्मूला याद करना है कि अल्फा और बीटा का फॉर्मूला ये होता है, विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें b क्या है आपका? x का गुणांक है, a क्या है आपका? x स्क्वायर का गुणांक है, और c क्या है आपका? अचर पद है। ओके,
आज हम लोग फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इससे अब आगे हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे अभी क्लास नहीं कर पा रहे हैं उनको ये वीडियो मिले और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फ्रेंड्स शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि शेयर करने से ही हमारा जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, वो बढ़ेगा, है ना, संख्या में बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप शेयर करें इसे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए आपका यही काम होगा कि जितना भी हम आपको बोले हैं, ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव भी हम लोग सीखेंगे तो हम लोग क्यों ना उस तरह से सीखें कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज भी करें तो हम उसका आंसर कर सकें। इसीलिए आप क्या करिए कि बहुपद का जितना भी आज पॉइंट हम लिखाए हैं आपको, उस पॉइंट को आप अच्छे से कॉपी में नोट करो। कॉपी में नोट करना बहुत ज़रूरी है। बगैर कॉपी में नोट किए अगर बोलिएगा कि हम सीख लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसी समय कल बहुपद के आगे का पार्ट हम लोग सीखेंगे। कल हमारा बहुपद का सेशन समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग पहले बहुपद का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्लियर हो गया? और बहुपद के ऑब्जेक्टिव देखने के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे द्विघात समीकरण। क्लियर? तो कल इस टाइम आना ना भूलें। मिलते हैं कल।